देखो जैसे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया अच्छा खासा, दिसंबर 19 में। पढ़ते हैं। राजा राजा चोला सर्विस एयर कंडीशनर डीलर इन तावंजू तमिलनाडु नीड 4 एयर कंडीशनर फॉर इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन गंगाईकोंडा, जहां पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। Therefore, the transfer of 4 air conditioner on which ITC has already been availed by it from its stock for the said purpose, examine whether the said activity amount to supply under the section 7। क्या बोला? देखो एक राजा चोला सेल्स को ही है, उसको घर पे 4 एसी चाहिए अपने, जिसपे वो ऑलरेडी आईटीसी क्लेम कर चुका है। क्या इसको जब वो अपने घर पे 4 एसी भेजेगा अपने स्टॉक में से निकाल के, क्या उस पर सप्लाई माना जाएगा? जीएसटी लगेगा? क्या लगता है? जल्दी आंसर करो। लगेगा। लगेगा। इसको सप्लाई मानेंगे, पहले तो ये पूछा है। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? पहले सप्लाई का क्या मीनिंग है वो लिखोगे, उसके बाद बोलोगे यहाँ पर इनपुट ऑलरेडी क्लेम्ड है, तो खुद को भी ट्रांसफर कर रहा हो, उसको आउटपुट माना जाएगा? नहीं, एक मिनट, ये तो घर भेजा है ना ये। हाँ सर। ये तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? घर भेजा है, घर, अपने घर। बस इसका इनपुट उसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसका इनपुट वो क्लेम नहीं कर पाएगा। ओह, तो ऐसा ही क्वेश्चन है केस स्टडी टाइप का, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्रैक्टिकल पे आते हैं। ठीक है, आप लोग केस स्टडी देखना, हम प्रैक्टिकल पे ही आ रहे हैं। नहीं समझ में आया तो उनको बोलना है केस स्टडी का क्लास कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल सम्स है, तो वही है कौन सा कुछ टैक्सेबल है कौन सा नहीं, केस स्टडी टाइप का है। प्रैक्टिकल कहाँ है? बोल रहा आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन जिसका टर्नओवर है 1.5 करोड़, मोर देन 1.5 करोड़, मोर देन 1.5 करोड़ है, क्या ये कंपोजिट स्कीम में जा पाएगा? नहीं सर। नहीं जा पाएगा। उसको एडवांस मिला है 1 करोड़ 20 लाख, 1 लाख 20 हजार का, और परचेज ऑर्डर मिला है उसको 15/10/2017 को फॉर सप्लाई ऑफ मशीन। ₹20 लाख टू बी मैन्युफैक्चर, मशीन का दाम लगेगा 20 लाख। तो आर एक मैन्युफैक्चरर है जिसका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1,20,000 रुपये उसको एडवांस मिला है। अच्छा, मशीन है माने गुड्स है, गुड्स पे एडवांस पे जीएसटी है कि नहीं? आप लोग अनम्यूटेड रहो बेटा ताकि जल्दी आंसर कर सको। हाँ ना, इतना टाइम लेके करोगे तो 2 ही क्वेश्चन होगा, टाइम खत्म हो जाएगा। दोनों अनम्यूटेड रहो और तुरंत आंसर करो, हाँ या ना। हाँ सर। एडवांस लगेगा, एडवांस टैक्स लगेगा, एडवांस पे जीएसटी लगेगा। हाँ बेटा सर्विस के केस में एडवांस पे जीएसटी है, गुड्स में नहीं। मशीन गुड्स हुआ ना, यही सब जगह फंसोगे। ठीक है सर। तो 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, 1,20,000 एडवांस मिला है, जब परचेज ऑर्डर दे रहा है तब, मतलब एडवांस मिला 15 अक्टूबर को। 20 लाख का मशीन है जो मैन्युफैक्चर करके देने का बात हुआ है। एडवांस पेमेंट वाज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन अकाउंट ऑफ 16/10/2017। ये एडवांस पेमेंट 15/10 को मिला है, 16 अक्टूबर को बुक्स में क्रेडिटेड भी हो गया। नहीं, जो पार्टी दिया है वो अपने बुक्स में एंट्री किया है, और अकाउंट में क्रेडिटेड हुआ है बैंक अकाउंट में 18 अक्टूबर को। सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता एडवांस पेमेंट पे। मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर अप्रूवल हैज बीन डिलीवर्ड टू द बायर ऑन 25/10/2017। मशीन कब बन के गया? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तो फिर यहाँ बोले एंड द इनवॉइस वाज रेज्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल। और बिल कब बना है? जब मशीन रिमूव हो रहा है, मतलब बिल ऑन टाइम बना है। द बैलेंस पेमेंट 18,80,000 रिसीव्ड ऑन 15/11/2017। सर बैलेंस पेमेंट बहुत लेट मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ और जिस दिन हो जाना चाहिए था, विचेवर इज अर्लियर गुड्स की केस में, तो यहाँ पे 25 अक्टूबर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है ना? हाँ सर। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिकल। आर इशूड अ इनवॉइस ऑफ 64,100 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 10/10/2017 and received 65,000 in his bank through RTGS on same date.
तो एक इनवॉइस बना है कब, 10 अक्टूबर को, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और उसी दिन बैंक अकाउंट में 65,000 रुपया आ गया। बिल है 64,100 का, बैंक अकाउंट में पैसा आया 65,000। हाँ एंड द सेम डेट विच वॉज क्रेडिटेड इज बुक ऑफ अकाउंट 11/10, और बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया 11 अक्टूबर को। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एक्सेस पेमेंट। तो जनरली गुड्स के केस में क्या है, डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस हाँ या फिर बिल कब बन जाना चाहिए, जिस दिन डिलीवरी हो रहा है, मतलब माल हट रहा है गोडाउन से, हाँ तो माल कब हट रहा है गोडाउन से, 10th को। हाँ तो उसी दिन बिल बनना चाहिए। हाँ यहाँ पे देखो एक बात लिखा है, बैंक अकाउंट में कब पैसा आया, विचएवर इज अर्लियर एंड देन, लेकिन यहाँ पे एक रूल लिखा नहीं, आपको लिख के आना है, वो हम बता दे रहे हैं कि गुड्स के केस में अभी अमाउंट रिसीव्ड अगर एडवांस है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। देखो नॉर्मल रूल बोलता है क्या है, नॉर्मल रूल यही बोलता है, डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस, अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक, पेमेंट एंटर्ड इन द बैंक, ठीक है ना। लेकिन सर अल्टीमेटली एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं, हालांकि यहाँ पे तो एडवांस पेमेंट आया भी नहीं है, आई थिंक नहीं आया। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 10/10 ही है। हाँ तो एक्सेस पेमेंट है तो क्या हुआ, जीएसटी क्या एक्स्ट्रा पेमेंट पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा सर, खाली 64,100 पे जीएसटी लगेगा। एक्स्ट्रा पेमेंट पार्टी दे ही सकता है एक दूसरे को, वो एक तरीके से अगला गुड्स के लिए एडवांस की तरह रख ले या रिटर्न कर दे, वो पार्टी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट बोला मिसेस अनीता रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू मिस्टर जी, ऑल्सो ए रजिस्टर्ड पर्सन, दोनों रजिस्टर्ड है। द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड गुड्स इज लायबल टू बी पेड ऑन आरसीएम, अदर डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन आर अंडर। आरसीएम में क्या रूल है गुड्स के सप्लाई का, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई का, साइलेंट मतलब याद नहीं है। वो इनवॉइस प्लस 30 डेज, पेमेंट इनवॉइस प्लस 30 डेज, गुड्स रिसीव्ड पेमेंट या इनवॉइस प्लस 30 डेज, व्हिचएवर इज अर्लियर। आरसीएम गुड्स का केस, आरसीएम सर्विस में यही 30 डेज का 60 डेज हो जाएगा, याद आया। तो बेटा जी नहीं याद आएगा तो दिक्कत में फंसोगे। ये देखो लिखा है डेट ऑफ पेमेंट वर्किंग नोट में बता रहा है व्हिचएवर इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये रूल फॉलो करके आप निकाल लोगे किस दिन, तीनों में से जो अर्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स 26/11, डेट ऑफ विच द पेमेंट इज मेड एंड एंटर्ड इन द बुक्स 22/12, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट 24/12 एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 20/11। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, ये तो आपको डेट दे दिया, नहीं भी देता तो अपने 30 दिन जोड़ लेते। ये तो आपको क्वेश्चन में आसान कर दिया, आपको डेट दे दिया। नहीं भी देता 30 डेज ऐड करके तो आरसीएम में इनवॉइस प्लस 30 डेज ऐड करके बात करते। आरसीएम में गवर्नमेंट 30 दिन एक्स्ट्रा देता है, तो 20/11 में 30 डेज ऐड के 21/12 अगला दिन आएगा ना, 31 दिन एक्चुअली में ऐड होता है, क्योंकि 30 दिन जोड़ो और अगला दिन को डेट रखो। तो सर यहाँ पे 21/12 एक डेट मिल गया हमको। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स कब है, 26/11 एंड डेट ऑफ पेमेंट। एक बात ध्यान रख लेना, किस दिन अकाउंट में डेबिट हुआ उससे मतलब नहीं है, हम किस दिन अपने बुक्स में एंटर किया हमको उससे मतलब है। तो बुक्स में एंटर किया 22/12, तो 22/12, 26/11 और 21/12 कौन सा अर्लियर है, 21/12 बेटा 26/11 नवंबर। ओ अच्छा, हाँ है दोनों डेट दिसंबर का है बेटा।
अच्छा मैं बैंक होगा मतलब हम लिखा अपने है। बुक्स में पैसा का एंट्री किए हैं 22/12 दिसंबर है, और ये इनवॉइस प्लस 30 डेज 21/12 ये भी दिसंबर है, लेकिन हाँ गुड्स मिल गया 26/11 यानी नवंबर में, तो तीनों में अर्लियर। 26/11। तो 26/11 इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब नवंबर का सेल माना जाएगा इसको, और इसका जीएसटी कब देना पड़ेगा? दिसंबर में। समझे? हाँ हाँ सर। अब इस टाइप का सर सम कर उसको लोगे? हाँ बोलो। उसको एग्जाम में ऐसे ही मतलब वो स्टेटमेंट बना के एग्जाम लिख में के आना आप है। तीनों डेट लिखोगे, तीनों रूल लिखोगे, विच एवर इज अर्लियर लिखोगे, फिर हाँ बताओगे कि किस दिन माल आया, देखो किस दिन पेमेंट हुआ। पेमेंट में हमेशा बोलेंगे कि जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुआ उस दिन, अकाउंट में किस दिन मनी घुसा उससे मतलब नहीं है। और फिर बोलोगे इनवॉइस प्लस 30 डेज लेते हैं जो कि 21/12, तो तीनों डेट बताओगे। अब बोलोगे पहले रूल बताओगे, फिर सब में जो 3 डेट आ रहा है वो डेट लिख के दिखाओगे, और उसके बाद विच एवर इज अर्लियर का आंसर लिख दोगे। 3 ठीक स्टेप है। में आंसर होगा। पहले रूल लिखोगे खुद कि आरसीएम में ये रूल होता है, उसके बाद हाँ बोलोगे सम्स में ये 3 डेट, ये रूल के हिसाब से ये 3 डेट निकल के आ रहे हैं, और फिर हाँ आंसर लिखोगे। अब ठीक है। जैसे जैसे आप सम्स वाला डेट लिख रहे हो, तो अब पेमेंट वाला डेट कौन सा ले, तो उसके लिए वर्किंग देना पड़ेगा, या आपको लिखना पड़ेगा कि जिस दिन अकाउंट में घुसा या जिस दिन बुक्स में एंटर किया, विच एवर इज अर्लियर। हाँ ठीक है? हाँ सर। अब कर लोगे इसका सम आप लोग? हाँ सर। हाँ चंद्रलेखा, अंकिता, अंकिता हाँ आपको सर। क्लियर है बात? हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप का सम में। हाँ अब सर। देखो इस पूरा चैप्टर में यही चलेगा एक बार, इसीलिए गुड्स और सर्विस, नॉर्मल और आरसीएम, इसका डेट चार्ट अपने कॉपी में खुद बनाओ एक। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस, नॉर्मल और आरसीएम, इसलिए हम आपको चार्ट वाला पीडीएफ भी दिया है, देखना जीएसटी का भी समरी चार्ट दिया विशाल सर का, हाँ सर। उसको खोलो, उसमें प्रॉपरली वो चार्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है। क्विक रिवीजन में वो बहुत काम आएगा। बीपीआर एमसीक्यूज आया, हाँ ये आ जाएगा गुड्स वाला प्रैक्टिकल वाला, ये करते हैं आप किस एसेसिबल वैल्यू वाला। तो देखो आरजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड बाय जीके प्राइवेट लिमिटेड बाय इट टू। अच्छा, जीके प्राइवेट लिमिटेड परचेजर है और आरजी सेलर है। आरजी गुड्स भेजा है जीके को, क्या दाम बता रहा है? लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट 10 लाख रुपए। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इन सेल ऑफ सच गुड्स 1 लाख रुपए। ऐड होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। जीएसटी छोड़ के अदर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस गुड्स पे लग रहा है तो वो ऑब्वियसली ऐड होगा। जीएसटी छोड़कर, अगर सम्स में आपको बता दें जीएसटी का इतना टैक्स है वो मत ऐड कर लेना, वो ऐड करके दोबारा उस पर जीएसटी कैलकुलेट कर दोगे तो जीएसटी पे जीएसटी लग जाएगा ये तो। और जीएसटी तो कैलकुलेट करना है तो पहले से जीएसटी कैसे ऐड कर सकते हो? उसको छोड़ के दुनिया जहान का कोई भी ड्यूटी बता रहे सब जोड़ लेना। ठीक है। तो यहाँ पे बताया सीजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड 2,08,000, सर ये ऐड नहीं करेंगे। पैकिंग चार्ज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, तो ऐड कर देंगे। हाँ, और अगर इंक्लूडेड होता है 10 लाख में तो नहीं करेंगे। ऐड नहीं करेंगे तो माइनस कर देंगे फिर। सर, माइनस क्यों करेंगे? हाँ सही है, हम कंफ्यूज कर रहे हैं मत होना। हम बीच बीच में ब्लॉक खेलेगा क्योंकि हमको पता है यही कई बार एग्जाम में ना उल्टा काम करता है। अच्छा पैकिंग इंक्लूडेड है, हटा दो। अरे क्यों हटा दो? पैकिंग पे जीएसटी लगता है। लगेगा। हाँ तो नहीं ऐड है तो ऐड कर लो, और एडेड है तो बढ़िया बात है सर, मेरा काम आसान हुआ। चलो ठीक है। नीचे बोला आपको सब्सिडी मिला एक एनजीओ से 40,000 का, माइनस होगा? ऐड बैक होगा? माइनस होगा। सॉरी माइनस होगा। हाँ हाँ होगा। और यही सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिला होता तो सर तब भी तो माइनस होगा। अब फिर मेरे ब्लफ में फंसे, ये ऐड होगा। सब्सिडी के कारण गुड्स का वैल्यू क्या हो गया होगा? कम हो जाता है ना। हाँ तो सब गवर्नमेंट बोल रहे सब्सिडी पे जीएसटी हटा दो। फिर एक बात बोले बेटा, जब हम आपको माल बेचेंगे ना
हाँ हम बिल में दिखा देंगे सारा सब्सिडी है और बाद में अलग से कैश में पेमेंट ले लेंगे। ओ, जिंदगी में जीएसटी नहीं लगेगा, जीरो दाम में गुड्स बेचेंगे, जीरो दाम में। मतलब नॉर्मली माइनस करते हैं, लेकिन जीएसटी जब कैलकुलेट करेंगे तब ऐड बैक करेंगे। हाँ, अगर वो सब्सिडी एनजीओ दे रहा है तो ऐड करेंगे, गवर्नमेंट दे रहा है तो ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है। तो यानी सब्सिडी के केस में क्या है, एक लाइन याद रखना है, गवर्नमेंट दे रहा है सब्सिडी तो ऐड नहीं होगा, और कोई दे रहा है तो ऐड होगा। हाँ और जीएसटी छोड़ के कोई भी ड्यूटी या टैक्स है तो वो ऐड होगा। दो मेजर बात यही था, ठीक है। हाँ सर। तो ये लोग भी वही किया, देखो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड 10 लाख रखा, उसमें ऐड किया टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 1 लाख, पैकिंग चार्ज 20,000 नॉट इंक्लूडेड था तो ऐड करना पड़ेगा सर। सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, देखो क्या लिखा, फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, इसीलिए ऐड किया। अगर ये गवर्नमेंट बॉडी होता तो नहीं ऐड करते, ठीक है। हाँ सर। तो ये मेरे गुड्स का दाम कितना आ गया, 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख 5,500। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपने पढ़े नहीं है। द प्राइस ऑफ 10 लाख ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। हाँ देखो, यानी ये 10 लाख में सब्सिडी माइनस है, इसीलिए ऐड बैक किए, आफ्टर कंसिडरिंग सब सब्सिडी है ना। और अगर इसमें सब्सिडी माइनस नहीं हुआ होता तो तब इसको लेते ही नहीं ना, तब इसको कुछ नहीं करते, ये एडेड रहने देते, ठीक है। हाँ थोड़ा यही ना, कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार बोल देगा इंक्लूडेड, कई बार बोल देगा नॉट इंक्लूडेड। अरे सर इंक्लूडेड है तो बढ़िया बात है, लेकिन सब्सिडी इंक्लूडेड है मतलब सब्सिडी माइनस हो चुका है, नहीं सर ऐड बैक कीजिए। ड्यूटी इंक्लूडेड है तो अच्छा बात है सर। अब क्या बोला जाए, यहाँ पे 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स, मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस किया हुआ है ना, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। तो सर डिस्काउंट ठीक है, माइनस ही रहता है, तो ऑलरेडी माइनस है तो कुछ नहीं करना। नहीं, ऑलरेडी माइनस नहीं है। इनवॉइस पे दिया हुआ है। हाँ यहाँ बोला है, यहाँ बोला एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, अच्छा मतलब इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं है, ये बोलना चाहता है। हाँ तो अब डिस्काउंट को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए सर। हाँ तुम नॉर्मल जब दुकान से सामान लाते हो ना बेटा, गुड्स का दाम माइनस डिस्काउंट जो वैल्यू आता है उस पर जीएसटी लगता है। हाँ तो सर यहाँ पे डिस्काउंट भी माइनस किया, 10 लाख का 2%, ठीक है। और डिस्काउंट पैकिंग पे होगा कि सिर्फ गुड्स का दाम पे होगा, गुड्स का दाम पे। हाँ। तो 11 लाख 40,000 मेरा गुड्स का दाम है, अब उस पर जो जीएसटी का रेट है वो लगा दीजिए, समझे। हाँ सर। ऐसे ही समझेगा, थोड़ा ध्यान से, छोटा होता है लेकिन छोटा छोटा बात बहुत होता है। देखो सीएमए अंशुतुप चंद्रा ऑफ केरला, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेंडर टैक्सेबल प्रोफेशनल सर्विस टू मिस्टर मैथिली एंड कंपनी ऑफ मुंबई। केरला का एक पार्टी है सीएमए, वो मुंबई का एक पार्टी को सर्विस दिया। ही रेज्ड द प्रॉपर टैक्स इनवॉइस ऑन 1 फरवरी 2018 को प्रॉपर बिल बनाया वो, चार्जिंग एप्लीकेबल जीएसटी एंड शोइंग द सेम सेपरेटली इन द इनवॉइस, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर 194J, ये क्या है, टीडीएस है ना। तो यानी वो टीडीएस, यानी वो प्रॉपर बिल बनाया है सर। वो गुड्स का अपने सर्विस का दाम लिखा, उस पर जीएसटी लगाया, टीडीएस काटा है, और नेट अमाउंट कितना दिया पार्टी को, 84,000। बस पेड बाई मैथिली, पार्टी हमको दिया, मतलब रिसीव किया हम सीएमए मान लो वो एक बार। नीरज है वो अंशुतुप चंद्रा, और मैथिली एंड कंपनी है अंकिता एंड चंद्रलेखा। तो अंकिता एंड चंद्रलेखा को नीरज एक सर्विस दिया है, प्रोफेशनल सर्विस, तो उसका वो बिल बनाया है जिसमें वो जीएसटी भी ऐड किया है और टीडीएस भी काटा है, और सब कर करा के अल्टीमेटली कितना रिसीव किया है, 3,24,000, ठीक बात। जी सर। हाँ सर। सर 1 फरवरी को काम किया है, बिल रेज किया है, 12 फरवरी को पैसा मिला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ
अब मेरे को यहाँ पे निकालने मांगा क्या है, क्वेश्चन बोला क्या है? भाई आधा क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन लिखने वाला पूछा भावनाओं ही में तो इतना नहीं। बह गया कि पूछना क्या था वही भूल गया। कोई नहीं, निकालना है हम बता देते हैं कि इसमें गुड्स का दाम कितना है, जीएसटी कितना है, मतलब सर्विस का दाम कितना है, जीएसटी कितना है, क्योंकि आपको अल्टीमेट पेमेंट बता रहा है। अब यहाँ बहुत बुरा कहाँ फंसे आप लोग, सर 194J का रेट ही नहीं बताया, हाँ क्योंकि वो काट के 3,24,000 आया होगा। जी। जीएसटी का परसेंटेज भी नहीं बताया। सर सर्विस पे कितना जीएसटी होता है नॉर्मली? 18। हाँ, 18। इसलिए वो नहीं बताया। 194J का रेट भी तुमको बताया नहीं है, वो भी तुमको देखना होगा। चलो देखते हैं। देखो नॉर्मली पहले एक आइडिया बनाया कि 100 रुपया अगर गुड्स का दाम होता तो 18 रुपया उस पर जीएसटी लगता, हाँ तो 118 गुड्स का दाम होता। हाँ। टीडीएस होता 10% 194J का, और टीडीएस हमेशा जीएसटी पे कभी टीडीएस नहीं कटता, टीडीएस कटता है हमेशा सर्विस या गुड्स का दाम पे। ठीक है, हाँ। तो यानी वो पार्टी हमको कितना पेमेंट किया होगा, 108 रुपये। 108। हाँ। तो यानी ये 3,24,000 जो अपने आप में 108 है, तो 100 कितना होगा? अच्छा। समझे? हाँ हाँ। अब उस पर 18% जीएसटी निकाल लो तो 3,54,000 का बिल बना। देख लो 3,54,000 का बिल है, 3 लाख का 10% 30,000 टीडीएस है। था ना एकदम बच्चा सम हाँ हाँ सर। सर। देखने के बाद। सर अगर डायरेक्टली करने बोलते तो किस पे क्या चार्ज करें वही कंफ्यूजन में रह जाते एग्जाम। तो यही सब चीजें प्रॉब्लम देती है, इसीलिए इसका देखना जरूरी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। मिस्टर पृथ्वी स्टार्क प्रोडक्ट ऑफ मुंबई सप्लाइड 100 टन ऑफ मेज स्टार्क टू इट्स एजेंट रामको एजेंसी अहमदाबाद। तो मुंबई का पार्टी अहमदाबाद यानी महाराष्ट्र टू गुजरात अपने एजेंट को ही माल भेजे। ये सप्लाई माने? हाँ हाँ बिल्कुल सर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B वहां लिखा है ना, एजेंट को माल भेजते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो भी जीएसटी है। कब कब विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी है? अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है तो जीएसटी। जब सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ते हैं 3 ब्रेकअप में पढ़ते हैं। पहला ब्रेकअप है सप्लाई का मेन मीनिंग क्या है, जहां पे पैसा भी हो और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो। फिर एक केस पढ़ते हैं जहां पैसा नहीं है लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी जीएसटी है, और एक केस पढ़ते हैं जहां फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है लेकिन पैसा है तो भी जीएसटी है। वो याद है एग्जांपल दिए थे, मेरी बेटी अमेरिका गई, वहां से हमको इंटीरियर का सर्विस दी मेरे घर के लिए, जहां फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है लेकिन वो आपसे पेमेंट ली तो सर जीएसटी लग जाएगा, है ना। हाँ सर। और फिर एक पढ़े थे जहाँ पे पैसा नहीं है लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने ब्रांच को माल भेजना, अपने डिपार्टमेंट को माल भेजना, अपने एजेंट को माल भेजना, वो सब पे जीएसटी है। गवर्नमेंट बोलता है आउटपुट पे जीएसटी लगा दो, इनपुट क्लेम कर लेना, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे यही बात, अपने एजेंट को माल भेजे हैं 100 टन मेज। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 2300 रुपया पर टन, मतलब गुड्स का दाम कितना है 2300 रुपया पर टन। 100 टन माल भेजे 10 अक्टूबर को। ऑन द सेम डे रामको एजेंसी सप्लाइड 60 kg ऑफ मेज स्टॉक ऑफ सम काइंड क्वालिटी ऑफ मिस्टर पृथ्वी स्टॉक। On the same day, Ramco agency supplied 60 kg maize stock of same kind. हम अपने एजेंट को माल भेजे 100 टन 2300 रुपया पर टन करके मुंबई टू अहमदाबाद। मेरा एजेंट वापस हमको 60 टन माल भेजा है सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी का 2900 रुपया पर टन करके। फर्दर ऑन द सेम डे रामको एजेंसी परचेज ऑन हिज ओन अकाउंट। रामको कौन है? एजेंट। एजेंट खुद भी 125 टन मेज खरीदा है फ्रॉम इंडिपेंडेंट सप्लायर, मतलब कोई और सप्लायर से।
which is of the same kind of quality supplied by Mr. Prithvi Stock. और वो जहां से खरीदा उसका 2700 रुपया का बिलिंग बना है। तो जरा क्वेश्चन एक बार सुन लो। हम अपने एजेंट को माल भेजा 100 टन 2300 रुपया करके, एजेंट वापस हमको 60 टन माल भेजा सेम क्वांटिटी का, सेम क्वालिटी का 2900 करके, और एजेंट 125 टन माल खरीदा भी है कोई और पार्टी से 2700 रुपया पर टन करके। तो ये 3 डेटा है मेरे पास। हाँ सर लेकिन वापस इतना महंगा कैसे किया मतलब? यहाँ हो क्या रहा है कि वो एजेंट किसी और, मेरा ये बाइंग सेलिंग एजेंट दोनों होगा, ये मेरा माल बिकवाता भी है और ये भी हमको खरीद के मेज भेजता है। तो ये पार्टी से 2700 में लिया, मेरे को 2900 में दिया। ठीक है, तो आपका वॉइस कट गया। हम बोल रहे हैं मेरा पार्टी माल बेचा, हम माल भेजे अंकिता, वो आगे उसको बेच रहा होगा, वो भी कोई पार्टी से माल लेके मेरे को भेज रहा है। तो वो अगर 2700 में खरीदा तो मेरे को तो 2900 में भेजेगा ही ना। जरूरी थोड़ी ना तुम्हारा 2300 वाला माल तुमको 2900 में वापस भेजे। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से कहते भेजा, माल सप्लाई हो रहा है ना। जीएसटी का बात कर रहे हैं अपने को। अच्छा ठीक। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द हैंड ऑफ मिस्टर पृथ्वी स्टाक प्रोडक्ट एज पर द रूल 29 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। हम कितना का माल भेजे हैं? अच्छा, यहां पे रिलेटेड पार्टी हो गया ना, मेरा एजेंट रिलेटेड पार्टी हो गया ना। कैसे सर मतलब? वाह, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या है? मेरा जान सेम ब्रांच पहचान वगैरह हुआ। कुछ हो तो रिलेटेड पार्टी। मेरा एजेंट मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं हुआ। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, हेन तेन सब लिस्ट था ना लंबा चौड़ा। हाँ हाँ तो एजेंट भी तो एक रिलेटेड पार्टी हो गया। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना 2300 रुपया, हम उसको गुड्स का वैल्यू नहीं मानते। ट्रांजैक्शन वैल्यू को कब मानते हैं? जब प्राइस सोल कंसिडरेशन हो और बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी नहीं हो, जी। तब ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही गुड्स का वैल्यू मानते हैं और उसी पे जीएसटी लगाते हैं। ये बात क्लियर है? ये रूल याद आया? हाँ सर। तो रिलेटेड पार्टी हो तो क्या करते हैं याद आया? रूल 7, रूल 8, वो सिमिलर गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स जो होते हैं। वो सब झमेला लेना। हाँ तो यहाँ तो वही हो रहा है ना, वो भी किसी से खरीद भी रहा है, मेरे से भी खरीद रहा है, मेरे को बेच भी रहा है। हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम अपने एजेंट को 2300 रुपया पर टन करके माल भेजा, 100 × 2300 करके जीएसटी ले लो। गवर्नमेंट बोलता है नहीं, रिलेटेड पार्टी है, हो सकता है तुम प्राइस को अंडर वैल्यू करके बेच रहे। हाँ। तो वैसा ही मेरा एजेंट कहीं और से माल कितना में खरीद रहा है? 2900। 2700। मेरे को बेचा 2900 में बेटा। अच्छा सर, वो खरीद कितना में रहा है? 2700। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? वैसा ही अगर कोई और एक डील हुआ इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ तो वो प्राइस तुम्हारा प्राइस मान लेंगे। समझे? याद आया? हाँ सर। चंद्रलेखा, हाँ सर। नॉर्मल रूल बोलता है जितने में तुम पार्टी को माल बेचो उसी पे जीएसटी लगा दो, लेकिन अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, बायर सेलर रिलेटेड पार्टी है, उसी प्राइस को प्राइस ऑफ द गुड्स नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है सिमिलर या आइडेंटिकल गुड्स कोई और बिका हम उसका प्राइस देखेंगे। तो वो मेरा ही एजेंट एक और जगह से माल खरीदा, वो कितना में खरीदा है? मेरा रिलेटेड पार्टी एक और जगह से माल 2700 में खरीदा है ना। 2700। हाँ तो गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा 2700 × 100 करके हम गुड्स का दाम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक पंगा है, क्योंकि उसका तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा 2700 में। हाँ। लेकिन हम एजेंट को माल भेजे तो प्रॉफिट तो नहीं लेते। नहीं। प्रॉफिट कितना परसेंटेज मानता है डिपार्टमेंट जनरली?
10%। हाँ तो यानी गवर्नमेंट बोलता है 90%। 2900 कहां से आएगा? एक मिनट। अच्छा हाँ, पहले तो वही बोला है, देखो 2700 रुपया वैल्यू मान लेंगे। अच्छा तुम नहीं मानने को तैयार हो तो और फर्दर रूल है ना 31, 32 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेने का। तो तुमको वो जितना में माल बेचा है, या तो उसका 90% हम गुड्स का दाम मान ले। तेरे को 2 ऑप्शन देगा गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन, तुम वो जो पार्टी जिसको तुम माल भेजे हो वो कहीं और से कोई और दाम में लिया है, वही दाम तुम्हारा दाम मान ले। और अगर तुम वो नहीं मानने को तैयार हो तो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन हैज बीन गिवन। क्या ऑप्शन दिया कि जो हायर प्राइस है उसका 90% तुम्हारे गुड्स का प्राइस मान ले। तो हायर प्राइस यहाँ पे 3 प्राइस है, 2300, 2700, 2900। हायर कौन है? 3900। 2900। हाँ 2900 का 90%, क्योंकि उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। तो गवर्नमेंट बोलता है अच्छा ठीक है चलो प्रॉफिट हटा दो। तो 90% 2610, 2610 इंटू 100, 2,61,000। तो अब अगर तुमको झमेला नहीं रखना है तो 2700 को सीधा सीधे मान के चुपचाप काम कर लो। लेकिन तुमको लगता है नहीं, तो तुमको ऑप्शन दिया जाएगा कि एक और जो वैल्यू है उसका तुम 90% मान लो, सेल वैल्यू का। ज्यादातर लोग 2700 मान के बात कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है बाद में इसका इनपुट तो मिल ही जा रहा है। हाँ ठीक है हाँ सर। चंदले का अंकिता। हाँ सर। हाँ एक और है, आर्ट ट्रेडर डीलिंग इन सोलर कुकर charges 40,000 for supply of cooker to G. He has received the following subsidy. Subsidy directly linked to the supply and received from a charitable trust 16,000 का, and subsidy from central government 24,000 का। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐड नहीं होगा, दूसरे का ऐड होगा। हाँ तो 40 + 16 56,000 उस गुड्स का दाम मान के जीएसटी लगेगा। हाँ ये देखो ये की है। ठीक है, हाँ सर। जी सर। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें पैकिंग चार्ज और क्या चार्ज ऐड हो रहा है, क्या ऐड नहीं करना है, वो देखने बोला है। ठीक है। देखो सबका नोट देते देते आपको बढ़िया से समझाया भी है कौन सा ऐड क्यों हो रहा है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से नोट, छोड़ा इतना बड़ा बड़ा नोट नहीं लिखना है, लेकिन आपको नोट लिख के आना है। सर जो भी आप question प्रैक्टिकल में- सॉल्व करोगे डीटी आईडीटी में, एक एक लाइन में जो ऊपर फिगर ले रहे हो उनका रूल एक एक लाइन में ट्राई करोगे बता देने का गवर्नमेंट को। कुछ नहीं, जो तुमको पता है वही बकवास करके आ जाना, लेकिन करके कुछ न कुछ आना नीचे नोट में, वरना ये लोग पूरा पूरा नंबर नहीं देगा प्रैक्टिकल राइट होने पे भी। ठीक है। ये सर, डीटी आईडीटी section दोनों में याद ध्यान। नहीं रहा तो हाँ नॉर्मल लिख देंगे ना यहाँ पे। सेक्शन नंबर मत लिखना, नहीं याद रहेगा, हमको पता है। हम बोला भी, हम तो बोला एक लाइन में तुम्हारे मन में जो रूल आ रहा है उस बात से कनेक्टेड वो लिख देना, ठीक है। ठीक है। ताकि टीचर को लगे कि तुम नोट भी लिख रहे हो। देखो ये सब वैसा ही है, सब घुमा फिरा के एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला, जीएसटी दिए, म्युनिसिपल टैक्स दिए, पैकिंग चार्ज दिए, सब घुमा फिरा के वही कर रहा है। एक ही टाइप का समय, लेकिन नोट देकर आना। ये मस्त क्वेश्चन है। डिस्कस वेदर जीएसटी विल बी पेबल इन दिस केस। अ कॉस्ट अकाउंटेंट मेक पेमेंट टू एलएलपी रजिस्ट्रेशन फीस 4,000 ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड चार्ज क्लाइंट हिज प्रोफेशनल फीस 12,000 along with the expenses 4,000। हम तुम्हारा एलएलपी को रजिस्टर करने का काम किए, तुमसे 12,000 फीस लिए अपने काम का, और जो डिपार्टमेंट को 4,000 देना पड़ा रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी हम ही एक बार पे किए थे, तुमसे वो भी रिकवर किए। जीएसटी 12,000 पे लगेगा कि 16,000 पे कि 4,000? 12,000 12,000। जीएसटी इज पेबल ओनली ऑन 12,000। ये 4,000 हम प्योर एजेंट के रूप में कर रहे हैं तुम्हारा काम, है ना? हाँ हाँ तो इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो ये प्योर एजेंट वाला बात लिखना है, ये टॉपिक था यहाँ वहां पे। अगेन वैसे प्रैक्टिकल सम, क्या ऐड करना है क्या नहीं।
देखो कितना लंबा चौड़ा नोट लिखा है ये लोग भी। ये फिर एमसीक्यू आया। फिर प्रैक्टिकल सम्स आया। चलो यहाँ पे क्या है देखते हैं। Messrs XYZ Limited having its head office at Mumbai is registered at input service distributor। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा रहे हैं। घर पे भी अच्छे से बनाना, मेरे साथ रिव्यू करो और घर पे भी अच्छे से करना। Messrs XYZ Limited having its head office at Mumbai is registered as input service distributor। ये हम थ्योरेटिकली पढ़ाया था, प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन इजी है। होता क्या है याद है कि एक लाइन में पहले समझाएं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जो हर डिपार्टमेंट मतलब हर एक अलग अलग ऑफिस में सिर्फ माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए देखो अलग registration मेरा हेड ऑफिस का काम है खाली इनपुट का। सेल सारा अलग अलग ब्रांचेस से होता है। अब पंगा ये हो रहा है कि सारा परचेज एचओ कर रहा है तो इनपुट तो उसके नाम पे बन रहा है, और सेल सारा ब्रांच कर रहा है तो आउटपुट तो उसके नाम से बन रहा है। बिल जो बन रहा है, जीएसटी नंबर जो जा रहा है वो। अब पंगा ये हो जा रहा है कि आउटपुट इनपुट एडजस्ट कैसे करें अलग अलग जीएसटी नंबर पे अगर होगा तो, है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम अपना हेड ऑफिस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि जितना इनपुट का बिल बने वो सारा ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। स्टोरी यही है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली एक ही समय कर लो, काम हो जाएगा। बोल रहे XYZ इसका एचओ है मुंबई में, जो कि IHD के नाम से रजिस्टर्ड भी है। सर होना जरूरी भी था। इसका 3 यूनिट्स है, एक मुंबई में ही है, एक चेन्नई में है, एक दिल्ली में है, मतलब 3 ब्रांच है इसका। XYZ Limited furnish the following information for the month of December. You are required to distribute the below input tax credit. CGST SGST paid on service used only for Mumbai 3 लाख रुपए में। सिर्फ मुंबई के काम के लिए 3 लाख का सर्विस बाई की है, तो उसका इनपुट का बात करना है। IGST CGST SGST पेड ऑन सर्विस यूज फॉर ऑल यूनिट, और सारा यूनिट के लिए जो सर्विस लिया उसके लिए कितना पेमेंट हुआ है? 12 लाख। तुम्हारे पूरे साल का टर्नओवर बता रहा है, महीना का, सॉरी दिसंबर महीना का नहीं, पूरे साल का टर्नओवर बता रहा है। मुंबई का है यूनिट 10, 100, 10 लाख तो 5 करोड़, चेन्नई का है 3 करोड़, दिल्ली का है 2 करोड़, टोटल टर्नओवर हो गया 10 करोड़। अब मेरे को खाली एक लाइन में एक बात बता दो, बाकी तुम्हारा प्रोपोर्शनेटली बांटने का ज्ञान तुमको आता है बेटा, लेकिन वो जो खाली मुंबई ब्रांच के लिए 3 लाख इनपुट यूज हुआ है, उसका इनपुट बाकियों को मिलेगा क्या? एडजस्टमेंट करने का राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है सर वो खाली मुंबई में ही वो सर्विस यूज हुआ, मतलब मुंबई ब्रांच के ही वो काम लगा होगा। तो सर बाकी ब्रांच को उसका इनपुट क्यों मिलेगा? लेकिन जो 12 लाख का इनपुट है वो तीनों में बचना चाहिए। किस रेशियो में बेटा? 5:2 में ना। हाँ। तो ये इतना क्या ही पढ़ाने लायक बात था, खाली ये सर ये 3 लाख वाला बात थोड़ा सा पढ़ाने लायक था, इसको गलती नहीं करके आ सकते थे हम। तो यहाँ पे पहले बताया 3 लाख का जो सर्विस है वो खाली मुंबई को मिल गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कर रहे हैं, पहले चेन्नई को 0 दिया, दिल्ली को 0 दिया, लेकिन जो 12 लाख का है उसको 5:3 5 3 8 2 10, 12 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 5 तो 6 लाख, 1,20,000 इंटू 3 तो 3,60,000, 1,20,000 इंटू 2 2,40,000, तो टोटल 15 लाख का इनपुट है, जिसमें से 9 लाख किसको मिलेगा? मुंबई को, 3,60,000 चेन्नई और 2,40,000 दिल्ली। अब देखो यहाँ नोट में कैसे लिख दिया कि मुंबई वाला यूनिट का जो इनपुट है ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर मुंबई, इसलिए खाली उसी को मिलेगा, और बाकी हम लोग प्रो राटा बेसिस। सर इतना प्रो राटा याद नहीं आता। अरे बेटा प्रोपोर्शनेट तो याद आता। हाँ। ये जो बांटते हैं 5:3 में इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली? प्रोपोर्शनेट। हाँ। और याद करो इस वक्त शेयर में इसी का नाम प्रो राटा हुआ करता था। ठीक है, वो स्टाइलिश वहां से उठा के लाया।
ठीक है। हाँ सर। और ये 6 3 4 कैसे बटा है उसका वर्किंग शो किया है यहाँ पे। 12 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 5 लाख, 12 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 3 लाख, 12 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 2 लाख। अब बताओ ये सब तुमको एग्जाम में 6 नंबर का देता। थोड़ा कॉमन सेंस भी रखना, हर चीज पढ़ा हुआ मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि सब कुछ पढ़ के तुम जाओगे ये हमको भी उम्मीद नहीं कर सकते हम, बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो ठीक है। स्टेट वेदर द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस। चलो बात करते हैं। मोटर कार परचेज बाय ड्राइविंग स्कूल फॉर इंपोर्टिंग ट्रेनिंग टू द कस्टमर। बोलिए आईटीसी क्लेम करने मिलेगा उस मोटर कार का? नहीं सर। बेटा जी भूल गए, गाड़ी का इनपुट नहीं मिलता, लेकिन किनको मिलता है? सर अगर आपका गाड़ी बेचने का काम है, वो गाड़ी ही आपका बिजनेस है, आप गाड़ियां ही भाड़ा पे देते हो, गाड़ी से ही आपका धंधा पानी चलता है, सेल गाड़ी से ही जनरेट होता है, तो इनपुट मिलेगा। लेकिन वही गाड़ी से आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आते हो, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। याद आया? हाँ सर। ऐसे ही याद आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं। तो पहला बात बोला कि मिलेगा। मिलेगा। अगला में क्या पूछा? वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इफ द मोटर कार इज परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू यूज बाय मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल पर्पस। बोलिए। सर इसमें भी तो नहीं मिलेगा। पहला वाला में मिलेगा, इंपोर्टिंग ट्रेनिंग वाला में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें भी मत बोलो ना, फिर इसमें भी का मतलब होता है ऊपर भी नहीं मिलेगा। और हिंदी, नहीं। आपका हिंदी गड़बड़ा गया है। हाँ एग्जाम में हिंदी में आंसर लिख के मत आना, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। हाँ बेटा, ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा बोलो, बात आपका करेक्ट। सर कंफ्यूज करने के लिए ऑफिशियल पर्पस फंसाएगा, फंसना मत। गाड़ी क्या काम लग रहा है, उसमें दो ही मेन बात है। सर वही आपका धंधा है तो इनपुट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, भाड़ में जाएगी। हाँ। मतलब उस गाड़ी से ही कमाई जनरेट होता है बेटा, तब तो इनपुट मिलना ही चाहिए ना। अब मेरा काम ही है गाड़ियां भाड़ा पे दे के रेंट कमाना। सर मेरा काम ही है बसेस चलाना, वो जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हो, हाँ। तो सर वहां मिलेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का काम करे तो इसका धंधा ही तो गाड़ी से चल रहा है ना बेटा। वो मोटर ट्रेनिंग स्कूल जो होते हैं, गाड़ियां सीखते हैं जाके, है ना। हाँ सर। हाँ, लेकिन वही गाड़ी से आप ऑफिशियल पर्पस गया तेल लेने, सर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जा रहा है ना, आपका एमडी नहीं मिलेगा। अमाउंट फॉर स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। बोलिए। कंस्ट्रक्शन पे तो सर नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा हो रहा है उसका इनपुट गवर्नमेंट नहीं देगा। हम याद है ये टॉपिक पढ़ाते हुए बोला भी था किसका किसका आईटीसी नहीं मिलेगा, वहां पे 3-4 पॉइंट था, उनमें हम एक काम का बात आपको बोला था कि हेवी खर्चा है ना, गवर्नमेंट नहीं चाहता उस पर इनपुट देना। क्योंकि अरे भाई एक बिल्डिंग बनाने में ना, हम फैक्ट्री बिल्डिंग बनाया बेटा 3 करोड़ का, उस पर सीमेंट बालू हेन तेन बहुत कुछ लगता है, इस पर 28% भी जीएसटी है। सर आपका जीएसटी का वैल्यू हो जाएगा 30-35-40 लाख रुपया राउंड फिगर में। अगर हम 10% भी कर ले, 3 करोड़ का 10% 30 लाख। सर उसके बाद जब आप माल बेचना चालू करोगे उस फैक्ट्री बिल्डिंग में प्रोडक्शन करके, आपको कई दिनों तक गवर्नमेंट को कभी जीएसटी पे ही नहीं करना पड़ेगा, सब इनपुट ही एडजस्ट होता रहेगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने दे सकता, है ना। हाँ सर। लेकिन उसी फैक्ट्री बिल्डिंग में हम ये एग्जांपल भी दिया था, आप एक मशीन बिल्ड की हो जिससे प्रोडक्शन होगा, मशीन भी बिल्ड ही हो रहा है उसी के अंदर, उस मशीन का इनपुट मिलेगा क्या? हाँ सर। हाँ मिलेगा। ठीक है ना, ब्लॉक क्रेडिट कंसेप्ट वाला बात। चलो नेक्स्ट, गिफ्ट आर्टिकल परचेज ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉइज।
सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फ्री सैंपल का इनपुट नहीं मिलता। गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल का इनपुट नहीं मिलता। ठीक बात। तो देखो यहाँ पे लिखा ड्राइविंग वाला एक्सेप्शन है, उसका मिलेगा, बाकी सबका नहीं मिलेगा। ये सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का 3 आइटम। सर करेक्ट लिखने पे भी कम से कम एक एक तो मिल ही जा रहा है, ज्ञान ढंग से नहीं भी लिख पाए कोई बात नहीं, 6 में 3 तो फिर भी उठा रहे हो। अंकिता में एक बात चंद्रलेखा को बोला था, आपको ही बोलेगा, बस थोड़ा सा टॉपिक खत्म कर रहे हैं, फिर हम आपको एक बात बताएगा। उस दिन चंद्रलेखा को बोला था, आपसे बात नहीं हुआ, आपको 2-3 बात क्लियर कट बोलना है। एग्जाम में वो 2-3 बात मिस किए तो बहुत पछताओगे। चलो, मिस्टर सी इज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु इज पेइंग टैक्स ऑन कंपोजिशन स्कीम अप टू 30 जुलाई। हाउएवर फ्रॉम 31 जुलाई मिस्टर सी बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। सर टर्नओवर का लिमिट बढ़ गया होगा। कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर का लिमिट क्या है? कुछ स्टेट में 1.5 करोड़, सॉरी कुछ स्टेट में 75 लाख, बाकी सब स्टेट में 1.5 करोड़। हाँ। तो 31 जुलाई तक नहीं, 30 जून तक वो कंपोजिशन में था, क्योंकि लास्ट ईयर उसका टर्नओवर लिमिट से कम था, और इस साल में पहला 3 महीना में अभी लिमिट पार किया नहीं था। ये बात जो हम बोल गया, ये याद आया जो अभी हम अचानक से एक लाइन पूरा बोल गया। हाँ सर। ठीक बात। सर अब अचानक 31 जुलाई को ऐसा क्या हुआ होगा? अरे सर आपका लिमिट पार हो गया होगा करंट ईयर में भी, तो आप रेगुलर में आ गए अपने आप, या फिर आप दूसरे स्टेट में माल बेच रहे होगे, आप रेगुलर में आ गए अपने आप, या फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर में भी काम करने लग गए होंगे, है ना? इन्हीं लोगों को तो कंपोजिशन नहीं है। चलिए ठीक है सर, इस सब में वो काम का बात नहीं था, आपको बता रहे आपका, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में थे बेटा। क्या इनपुट क्लेम कर रहे थे? नहीं सर अलाउड ही नहीं था। कंपोजिशन का तो सीधा रूल है 1%, 5%, 6% दे दो अपने आप, अपनी जेब से। पार्टी से आउटपुट लेना भूल जाओ, और जो इनपुट देकर आए उसको एडजस्ट करना भूल जाओ। हाँ। तो आपका अनयूटिलाइज इनपुट पड़ा था 30 जुलाई तक 3,54,000। ठीक बात। हाँ सर। अनयूटिलाइज इनपुट है ये इनपुट मतलब गुड्स की जीएसटी इनपुट। बेटा गुड्स जीएसटी बोला उस पर 18%, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 जुलाई बता रही है। अनयूटिलाइज्ड इनपुट, अनयूटिलाइज मतलब जो बिका नहीं। जी। आपका मशीन पे भी कैपिटल गुड्स परचेज है 5 लाख का, जिसपे आपका 22 अप्रैल का इनवॉइस है, जिस पे 18% जीएसटी है। तो बताओ एलिजिबल आईटीसी अब कितना होगा मिस्टर सी के लिए? सर पहला बात तो 3,54,000 का 18% कितना होगा? इंक्लूसिव है, मतलब 3,54,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 कितना होगा? बोलिए बोलिए। 354 डिवाइडेड बाई 18 118 इंटू 18 तो 54,000। ये पूरा इनपुट मिल जाएगा। हाँ। और कैपिटल गुड्स पे क्या रूल था? सर गवर्नमेंट बोलता है कैपिटल गुड 5 लाख का 18% कितना होगा? 90,000 का 5% भूल जाना पर क्वार्टर। जितना दिन तक वो एसेट तुम्हारा यूज हुआ है 5% पर क्वार्टर का इनपुट भूल जाना कैपिटल गुड्स पे। तो कब लिए थे वो गुड्स? 22 अप्रैल 2017। और टैक्सेबल में कब आ रहे हो? कहाँ गया डेट? 31 जुलाई। 31 जुलाई क्या? नालायक लोग यही तो नहीं बोला। नहीं दिया। अरे राम। तो 18 ही पकड़ लीजिए आई थिंक। हमको वही पकड़ना पड़ेगा। तो 2017 ही पकड़ना पड़ेगा हमको, तो सेम ईयर ही। हाँ। अलग ईयर पकड़ेंगे तब तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो 2017 का 31 जुलाई मतलब एक क्वार्टर का ही हम खाली वो एसेट यूज किया बिना इनपुट के। तो एक क्वार्टर का इनपुट उड़ा दो। 5% पर क्वार्टर करके उड़ाना है। जितना क्वार्टर तब यूज हुआ जब तुम कंपोजिशन स्कीम में थे, उसका इनपुट नहीं मिलेगा कैपिटल गुड्स पे।
और इनपुट गुड्स पे सर जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसका पूरा इनपुट हमको मिल जाएगा। ठीक बात। एक हाँ। और रूल बचा तो वो भी याद दिलाई दे, सब में नहीं काम लग रहा बट फिर भी याद दिला दे जब आया है। तो ये अगर जो हम गुड्स खरीदे हैं ना वो एक मतलब जिस दिन हम टैक्सेबिलिटी में आ रहे हैं उसके 1 साल के पहले पहले जो खरीदे उन्हीं का मिलेगा, 1 साल से और ज्यादा पुराना है उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का 1 साल से ऊपर पड़ा है उसका इनपुट भूल जाइए। ठीक है। हाँ। एक और सम कर लेते हैं। अलीशा होटल लिमिटेड इज अ होटल प्रोवाइडर ऑफ रूम्स। रेंट चार्ज पर डे पर रूम इज एज फॉलोज। रूम रेंट दे रहा है 550, फर्नीचर भी दे रहा है आपको साथ में 400 रुपए का, एयर कंडीशनर का भाड़ा है 150, रेफ्रिजरेटर रेंट 50 रुपया और आपको डिस्काउंट भी देता है 250 और आपका रूम चार्ज लेता है अगला 900 रुपया। ये उसका अपना ब्रेकअप है। कस्टमर को बताता है क्या कोई होटल वाला? नहीं। एसी का भाड़ा इतना लेंगे, रूम में फ्रिज रखा हुआ है, रूम में 2 टेबल रखा हुआ है, नहीं सर कुछ नहीं बताता। वो सीधा सीधी बोलता है इतना रुपया दाम है, इसमें 250 डिस्काउंट ना दे दो, डिस्काउंट बताता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 20 रूम्स आर लेट आउट। तो पर रूम ये 900 रुपया है ना बेटा? हाँ, पर डे पर रूम। और होटल में कितना रूम है? 20 रूम। पूरा मंथ सारे रूम भाड़े पे रहा, 20 रूम पूरा महीना भाड़े पे रहा और 35 रूम बैलेंस, 35 रूम लेट आउट ओनली फॉर 15 डेज। मतलब होटल में 55 रूम है। हाँ। जिसमें से 20 रूम पूरा महीना किराए पे रहा, पूरा अक्टूबर महीना, और 35 रूम जो है वो आधा महीना भाड़े पे रहा। उसके पास इनपुट है 7,500 का और उसके जीएसटी रेट एप्लीकेबल फॉर होटल इंडस्ट्री है। तीनों रेट क्यों लिख दिया? अच्छा, अलग अलग होटल पे अलग अलग है ना, तो तीनों केस में कैलकुलेट करना है। ठीक है। हाँ। अच्छा समय, चलो करते हैं। पहला बात तो टैक्सेबल सप्लाई निकालो, पहले गुड्स का दाम निकालो। सर 900 रुपया पर रूम ले रहे हैं वो। हाँ। इंटू कितना रूम है उसका? 20 रूम तो पूरा महीना, हाँ। और बाकी 900 इंटू यानी 900 इंटू 20 इंटू 30, और यह आएगा 900 इंटू 35 इंटू 15। ये बात हजम हुआ जो हम बोल गए? हाँ सर। बोलो। 900 इंटू 20 इंटू 30 होगा 5,40,000 और वो वाला होगा 4,72,500। हाँ। दोनों को जोड़ लो। 10,12,500। 10,30,500 कैसे आ रहा है? 12,000 सर। हाँ, तो इनका 10,30,000 कैसे आ रहा है? एक मिनट, ये अमाउंट जोड़ो तो जरा। 550 प्लस 400 प्लस 150 प्लस 50, 950, 11,000। 11,000 50,000, 1,050 है ना? हाँ 1,150। 1,150 आ रहा है, उसमें से 250 डिस्काउंट तो 900 रुपया आ रहा है। ये लोग क्या किए? हम्म 31 डेज लिया है हम लोग, 30 दिन लिए हैं हम लोग, 31 डेज लिया है सर। वो इसीलिए फर्क है। ये लोग अपना 472 अपना भी आया ना एक में। हाँ, हाँ। अपना ये 540 आया। ओहो, अक्टूबर है बेटा। 5,58,000। अब जुड़ के आ रहा है ना 1030। हाँ। ठीक है। अब होटल पे जीएसटी कैसी है सर? 12, 18, 28 कौन सा रेट है बेटा? जी रियल रूल है, अगर आपका 1,000 रुपए से कम है ना
हाँ सर। तो जीएसटी नहीं लगेगा। और 1,000 रुपए के ऊपर है तो 12%। और अगर आपका रूम रेंट 3,000 के ऊपर है तो 18%, 5,000 के ऊपर है तो 28%। ओह, भाई अब यही तो पंगा है ना, ये सब क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं, ये आपको कहीं नोट्स में कहीं नहीं है आपके बुक में। ठीक है, जो भी है। तो सर इसका रूम रेंट कितना है? 900। बट तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हाँ लेकिन बेटा जी डिक्लेयर्ड रूम रेंट कितना है डिस्काउंट के बिना? 1150, हाँ मतलब मोर देन 1,000 है। हाँ देखो यही बता, क्योंकि डिक्लेयर्ड टैरिफ उसका इतना है। सर डिस्काउंट देने का बात ही नहीं कर रहे, रूम रेंट लिखा हुआ कितना रहा है उस पर मतलब। डिस्काउंट तो कभी देगा कभी नहीं भी देगा ना, है ना? हाँ तो यहाँ पे उस होटल पे जीएसटी लगेगा कि नहीं पहले वो समझना पड़ेगा। हाँ लगेगा। तो लगेगा, तो लगेगा तो 12% लगेगा। तो 10,30,500 का 6% बांट दिए, और जो इनपुट था वो भी हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया। 7,500 इनपुट था, तो इतना सी और इतना एस जीएसटी पेएबल। ठीक है, हाँ सर। आपको ये 12 वाला परसेंटेज याद रखना है। 18 और 28 आप माथा मत लगा, ऐसा ही सम सही है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो सब ठीक है। मोटा मोटी आई थिंक प्रैक्टिकल सम का टाइप हम दिखा दिया। अब कुछ बचेगा, एक क्लास कर लेंगे और ये रिमेनिंग को गो थ्रू कर देते हैं।